नमस्कार साथियों। देखिए, आपकी सीईटी की एग्जाम हुई थी अभी हाल ही में 27 और 28 सितंबर को 4 पारियों में जिसकी एग्जाम का आयोजन करवाया गया था। जिसमें देखिए अपन बात करने वाले हैं आज आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम हुई है, जिसमें 27 सितंबर को पहली पारी के अंतर्गत आपका जो एग्जाम हुई है, जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट से लेकर आपको 14 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे गए हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 15 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन 15 प्रश्न के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। कुछ इस तरीके से आपको पूछा गया था, विषम का आपको चयन करना है। ठीक है, ओड इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रीस, फ्रांस, कोरिया और पोलैंड। इनमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, ग्रीस और फ्रांस और पोलैंड ये तीनों ही क्या है? आपके यूरोपीय देश हैं। ये तीनों ही यूरोपीय देश हैं, यानी कि यूरोप महाद्वीप में बसे हुए देश हैं। जबकि आपकी जो कोरिया है ये आपका एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, इसलिए ये आपका इन तीनों से अलग है, इसलिए कोरिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। फिर आपको ये प्रश्न दिया गया था, बिल्कुल इजी प्रश्न था रीजनिंग का। यदि किसी कोड भाषा में ओ को एल, एल को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी, सी को ई लिखा जाता है, यानी सब कुछ लिख कर दिया है, अपन को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, जो लिख कर दिया है उसको अरेंजमेंट करना है बस। तो आपको बताना है कि कंपनीज को कैसे लिखा जाएगा। तो सी को क्या लिखा है? सी यहां देख लो, सी को क्या लिखा है? सी को ई लिखा है, तो सबसे पहले सी को ई लिख दिया। उसके बाद में ओ, तो ओ को क्या लिखा है? यहां पर देखो ओ को एल लिखा है, एल लिख दिया। उसके बाद में एम, ठीक है, एम देखो एम को आई लिखा है, आई लिख दिया। उसके बाद में पी, तो पी को देखो यहां पर जी लिखा है, इसलिए जी लिख दिया। उसके बाद में ए को एच लिखा है, यानी आप देखो ई एल आई जी एच, ई एल आई यहां पर नहीं, ये तो गलत हो गया, ई एल आई जी एच, ई एल आई जी एच, ई एल आई जी एच, इसमें यानी 3 में दे रखा है, तगड़ा प्रश्न है। उसके बाद देखो एन देखो यहाँ पर एन को टी लिखा गया है, यानी एन का टी आ गया। उसके बाद देखो आई का देख लो आगे, आई कहाँ पर है? यहाँ पर है, आई को ए लिखा गया। अब आपका आंसर आ जाएगा ई एल आई जी एच टी ए, ई एल आई जी एच, यहाँ पर ए टी है, यहाँ पर तो एस भी, तो ये दोनों गलत हो गए, और टी ए यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद में आपका एस और एफ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको कुछ भी नहीं करना था अपनी तरफ से, जो आपको यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल वही आपको मान रखना था। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में भाई साहब सभी कंफ्यूज हो रखे हैं, बच्चे ने, मैंने देखा है कि टीचर जो है वो भी इस प्रश्न में इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि पूछो मत आप। देखो प्रश्न क्या है? कुछ भी नहीं है। रीजनिंग की एक जो बेसिक चीज है वो आपको गांठ बांध कर ध्यान में रखनी है। जब तक आपको प्रश्न में किसी भी चीज के बारे में कन्फर्म ना दिया हो कि जैसे केले हैं वो अंगूर है, अंगूर है वो सेब है, अगर प्रश्न में आपको 100% दौड़े दौड़े पन्ने पर काले काले अक्षरों में अगर कन्फर्म लिख कर देगा तभी आपको वो सही मानना है। जब तक आपको कन्फर्म लिख कर ना दे तब आपको अपनी तरफ से अनुमान के आधार पर उसको सही नहीं मानना है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद देखो, कोई भी सेब केला नहीं है, कोई भी सेब केला नहीं है, ये सेब हो गया और ये केला हो गया। आपको दे रखा है कोई सेब केला है नहीं है ना, तो दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद देखो, कुछ केले अंगूर नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे? कुछ केले तो अंगूर नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ है। तो आप क्या कर रहे हो? इस अंगूर वाले कॉलम को इसके अंदर घुसेड़ रहे हो। कैसे? यानी ये तो केला कर दिया और ये कर दिया अंगूर का। अरे क्यों भाई, क्यों कर दिया? आपको दे रखा है पेपर में, कहां पर दे रखा है? ये दे रखा है कुछ केले अंगूर नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, लेकिन कुछ अंगूर केले हैं, ये थोड़ी दे रखा है आपको पेपर में, नहीं दे रखा ना। जब तक आपको लिख कर ना दिया हुआ हो तब तक आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके का ये वेन डायग्राम नहीं बनेगा, अलग अलग बनेंगे। अब देखो निष्कर्ष क्या है? कोई भी सेब अंगूर है, अंगूर है, यहां पर नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं। अब पेपर में मिस प्रिंट है, क्या है वो तो पेपर बनाने वाला जाने, आंसर की निकालेगा तब वो डिलीट करेगा, बोनस देगा। यहां पर ये नहीं लिखना भूल गया है, कुछ भी हो, लेकिन पेपर में अपन को नहीं दे रखा है, और जहां तक नहीं दे रखा है ना तो अपन अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे यहां पर। ठीक है, यानी कोई भी सेब अंगूर है, कोई भी सेब अंगूर है, तो कोई सेब अंगूर है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, सभी सेब अंगूर होने की संभावना है, सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। अरे जब कोई भी सेब अंगूर नहीं है तो सभी सेब अंगूर कहां से होंगे? संभावना बनती है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए यह संभावना भी आपको, यह निष्कर्ष भी गलत है। यानी यहां पर न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। यह आपका आंसर होगा। अनूप ने मुन्ना से कहा, अनूप ने मुन्ना से कहा, ये कौन आपका अनूप है और ये कौन आपका मुन्ना है? ठीक है, रीजनिंग में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कोई भी अगर पुरुष होता है,
कोई भी अगर पुरुष होता है तो पुरुष के लिए हम उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी स्त्री या महिला का प्रतिबोध होता है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करने हैं, समझने के लिए करते हैं, ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो आपका आसानी से सोल्व हो जाए। अब देखो, अनूप ने मुन्ना से कहा, ये कौन है? अनूप है। ये कौन है? मुन्ना है। इससे कहा, क्या कहा? कल मैंने अपनी दादी, अब इसकी दादी कौन होगी? इसके पिता की माँ होगी। तो इसका पिता, पहले तो ये इसका पिता हो गया, उसके बाद में इसका पिता, ये इसका पिता, यानी इसका तो दादा हो गया ना, फिर इसकी औरत यानी इसकी लुगाई, ये क्या हो गई? इसकी दादी हो गई। ठीक है, यानी ये अनूप, ये इसके पिता का पिता यानी अनूप का दादा, और दादा की धर्मपत्नी यानी इसकी दादी, अनूप की दादी हो गई। ठीक है, यानी कल मैंने, ये अनूप कह रहा है, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री, इसकी पुत्री के इकलौते भाई, ये इसका इकलौता भाई को हरा दिया, भाई को हरा दिया, इस भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया? यानी इस पर्टिकुलर व्यक्ति से इसका क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अनूप ने किसको हराया है? पिताजी को हराया है। फिर से देखो एक बार, इसने इसको कहा, क्या कहा? कल मैंने अपनी दादी यानी ये इसकी पुत्री, इसके इकलौते भाई यानी इसका पापा ही हो गया, और इसको हरा दिया। तो किसको हराया? अनूप ने इसके पिताजी को हराया, यानी पिताजी को हराया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। 5 दोस्त हैं, इसको अपन को क्रम से बैठाना है, सबसे बड़ा कौन है, उससे बाद में दूसरे नंबर पर बड़ा कौन है, इस तरीके से आपको ये करना है। देखो, सचिन का कद कमल से छोटा है, यानी ऊपर तो कमल है और नीचे सचिन है। यहां पर थोड़ा सा मैंने गैप इसलिए दिया है ताकि आगे जो और व्यक्ति आएगा, अगर उसके बीच में बिठाना होगा तो अपन यहां पर बिठा देंगे इस तरीके से। सचिन का कद कमल से छोटा है, तो ये कमल है। देखो, मैंने जो नीचा है वो छोटा लिखा है, उससे जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, उससे ऊपर होगा वो उससे बड़ा होगा, इस तरीके से अपन को अरेंजमेंट करना है। तो सचिन का कद कमल से छोटा है, तो ये सचिन छोटा है इसलिए नीचे लिख दिया, कमल बड़ा है। उसके बाद देखो, पर राम से बड़ा है कौन? सचिन की बात हो रही है। सचिन का कद कमल से छोटा है, सचिन का कद कमल से छोटा है, लेकिन राम से बड़ा है, यानी राम से बड़ा कौन है? सचिन है, यानी राम सचिन से छोटा हो गया। उसके बाद देखो, यानी यहां तक तो आ गया। अब देखो, मोहन का कद सबसे लंबा है, यानी मोहन भाई साहब तो सबसे लंबे हैं, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, इससे बड़ा तो कोई नहीं है। आगे देखो, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है, यानी इससे नीचे आएगा कौन? अरुण। अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है, और सचिन से थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ जाएगा। यानी जो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? मोहन आ जाएगा, उसके बाद में कमल, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में सचिन, उसके बाद में राम। 5 व्यक्ति थे। अब देखो, इतना बड़ा है, सिटी हो गया। अब देखो, आप पूछा क्या था, कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा सबसे बड़ा, यानी 1 नंबर पर तो कौन हो गया? मोहन हो गया, 2 पर कमल हो गया, 3 पर अरुण हो गया, 4 पर सचिन हो गया, और 5 पर ये आपका राम आ जाएगा। दूसरा पूछा था तो दूसरा कौन? कमल हो जाएगा। और कमल देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन आपका कमल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अंग्रेजी शब्दकोश में आपको दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। अब देखो, इस तरीके का आप जो भी प्रश्न करते हो तो उसको करने का थोड़ा सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये आपको शब्द दे रखा है ना, इसको थोड़ा थोड़ा आपको दूर दूर लिख लो। जैसे ये क्या है? मेटरनल है, METERNAL। ठीक है, उसके बाद देखो मैग्नीफाई, यानी MAGNIFY, मैग्नीफाई, थोड़ा थोड़ा दूर लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखो मैग्नेटिक, MAGNETIC, और ये मैजिकल, तो ये MAGICAL। ये काम करना है आपको सबसे पहले तो। अब देखो, आपको दूसरे नंबर पर पूछा है, अभी देख लो, अपन सारे निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो कॉमन कहां पर है? तो MA यहां तक अपन डिसाइड नहीं कर सकते कौन सबसे बड़ा है, कौन उसे दूसरे नंबर पर। फिर देखो, कंपटीशन यहां पर है, यहां पर तो T है और यहां पर G। अब G पहले आता है कि T पहले आता है? G पहले आता है, T बाद में आता है, इसका मतलब बाद में आएगा, इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी इसके बारे में तो अपन को सोचना ही नहीं है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अब कंपटीशन इन 3 के बीच में है। ठीक है, देखो यहां पर I है, यहां पर N है, यहां पर N है। अब मुझे बताओ, I पहले आता है कि N पहले आता है? I पहले आता है, ओबीसी बात है। इसका मतलब ये दोनों आएंगे, ये आपके दूसरे और तीसरे नंबर पे आएंगे। 1 नंबर पर कौन आ जाएगा? आपका I वाला आ जाएगा। अब दूसरे और तीसरे नंबर पर देखो, यहां पर N तक तो समान है, आगे E है और I है। अब मुझे बताओ, E पहले आता है कि I पहले आता है? E पहले आता है, ओबीसी बात है। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर और ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर।
यानी इस तरीके से आपको ये करना है। पहले नंबर पर इंग्लिश अल्फाबेट से ये आपका मैजिकल आएगा, फिर मैग्नेटिक आएगा, फिर मैग्नीफाई आएगा, उसके बाद में मैटरनल आएगा। आपको दूसरे नंबर का पूछा था तो दूसरे नंबर पर आपका मैग्नेटिक आ जाएगा। देख लो मैग्नेटिक कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। इस भाई साहब ने यही गलत कर दिया और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इसमें कौन सा पूछा था, कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, तो दूसरे नंबर पर आपको कौन सा आएगा, मैग्नेटिक आएगा। अगला प्रश्न देखो, छात्राओं का एक समूह है एक लाइन में खड़ा है, यानी छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा है वो 19वें क्रम में खड़ी है, यानी ये एक क्रम है, इसमें एक छात्रा है वो इधर से भी 19वें नंबर पर आ रही है और वो इधर से भी, यानी इधर से भी 19वें नंबर पर है, इधर से भी 19वें नंबर पर आई है। ठीक है, तो कुल कितनी छात्राएं हैं, इस तरीके का आपको कोई भी प्रश्न दे रखा हो, दोनों तरफ से उसका नंबर सेम आ रहा है तो उसको पहले 2 से गुणा कर दो, तो कितनी हो गई 38। अब इस 19वें नंबर की छात्रा है उसका 2 बार काउंटिंग हो रहा है, बाईं तरफ से भी 19वें नंबर पर है, दाईं तरफ से भी 19वें नंबर पर है, इसका मतलब ये छात्रा है वो 2 बार इसकी गिनती में आ गई। तो इसमें से एक आपको माइनस कर दो, 38 में से एक माइनस करोगे तो कितना जाएगा 37, यानी कि 37 टोटल छात्राएं हैं, तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19वें क्रम की जो छात्रा है वो दोनों तरफ से काउंटिंग में आ चुकी है, इसलिए 38 में से एक कम कर दिया तो 37 छात्राएं हो गई। अगला प्रश्न देखो, विषम का आपको चयन करना है। ठीक है, अब कुछ तो ये सोच रहे हैं कि ये प्रश्न हिंदी का है, अरे ये हिंदी का नहीं है, ये प्रश्न रीजनिंग का है। देखो विषम का चयन करना है, ओड यहाँ पर आपको पता लगाना है, संकलित एकत्र करना, संचित करना, तितर बितर होना। तो सोचा कि ये प्रश्न क्या पता हिंदी का होगा, हिंदी का नहीं, ये भी आपका रीजनिंग का है। संकलित करना यानी कि इकट्ठा करना, ठीक है, उसके बाद में एकत्र करना भी इकट्ठा करना होता है, संचित करना भी एकत्र यानी इकट्ठा करना होता है, और तितर बितर होना, तितर बितर होना यानी बिखर जाना, ये तो तितर बितर हो गया, यानी ये तो एकत्र होने से संबंधित तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तितर बितर होना आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो आपको बताना है। देखो 60 है, 60 है ना, 60 यहां पर कितना है 45, माइनस करो कितना आ गया 15। ठीक है, अब देखो 45 माइनस करो 32, कितना आ जाएगा 3 और 1 13। फिर देखो 21 आ गए तो 32 माइनस करो 21, कितना आ जाएगा 1 और 1 11। अब अगले वाला अपन को ज्ञात करना है, तो यहां पर तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 नहीं 21 आ जाएगा। अब 21 में से कितना माइनस करें, 21 में से कितना माइनस करें कि यहां पर 9 आ जाए। अब 9 क्यों आएगा, देखो 15 में से 2 कम किया 13, 13 में से 2 कम किया 11, 11 में से 2 कम किया 9, यानी 21 में से, अब यहां पर ये 21 क्यों लिखा, देखो ये 45 लिखा है, ये 32 लिखा है, तो ये 21 ही लिखेंगे यहां पर। तो 21 में से कितना कम करें कि 9 आ जाए। अब वो कितना कम करे वो आपको इसमें दे रखा है, तो 21 में से देखो 12 कम करोगे आप, 21 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन 9 आपका आंसर नहीं है, आपको यहां वाला पूछा था कितना कम करें, तो 12 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें तो आपको 9 दे नहीं रखा है, लेकिन आपका 9 आंसर नहीं होगा, आंसर कितना होगा आपका 12 होगा, क्योंकि कितना कम करे तब 9 आएगा। तो वो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वाली जगह वो आपको वो पूछी है, तो यहां पर इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, ये एक आपको वेन डायग्राम दे रखा है, इसके अंतर्गत आपको पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखो इस प्रश्न में, इस प्रश्न को वैसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अब डिपेंड यह करता है कि जो पेपर सेटर है, पेपर बनाने वाला, वो इसको किस तरीके से मानता है। यहां पर जो करने का सबसे पहला तरीका है और सबसे सरल तरीका है, उसी से अपन करेंगे। देखो इसमें आपको दे रखा है ये ऊपर एक डंडी निकली हुई है, ठीक है, यानी इसकी काउंटिंग 1 हो गई, यहाँ पर 2 डंडी है दोनों तरफ, तो ये 2 हो गई, यहाँ पर है ही नहीं, ये 0 है, तो इन दोनों का काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर देखो ये 2 है, ये भी 2 है और ये 1 है, यानी 2 और 2 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो 3 5 और 7 यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो 4 आ गया, यहाँ पर 2 है, तो इसके स्थान पर जो भी ऐसे राउंड में आएगा उसके एक डंडी आएगी, चाहे किधर भी आओ एक डंडी, तभी तो 4 और 2 6 और 1 आएगा, तभी तो ये 7 होगा। तो यहाँ पर जो सर्कल आएगा उसके एक डंडी आएगी। अब किधर आएगी वो तो देखो इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि कोई क्रम नहीं बन रहा, ठीक है, इसलिए एक वाला देखो, एक वाला अगर 2 में दे रखा है तब तो हम आगे वाला ऑप्शन देखेंगे, यानी दूसरा तरीका देखेंगे, और अगर 1 में दे रखा है तब अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो एक डंडी आपको इसमें दे रखी है, इसमें 2 है दोनों तरफ, इसमें 2 है और इसमें आपकी 3 दे रखी है, यानी आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 उसके बाद 2 का डिफरेंस है, उसमें यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आकर 7 बनेगा, और 7 यहाँ पर तभी बनेगा जब यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कुछ प्रतीकों के अक्षरों के द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि प्लस की जगह आपको बी या बी की जगह प्लस रखना है, जी की जगह आपको ये यानी ई की जगह आपको गुणा करना है, सी की जगह भाग करना है, डी की जगह बराबर करना है, ए की जगह ये ग्रेटर देन और एफ की जगह लेस देन, ये आपको चिन्ह है
ये आपको ये जो व्यंजक दे रखे हैं 4, इनमें आपको बैठाना है और कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको पता लगाना है। इस तरीके का जो प्रश्न होता है ना, उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तक अपने जितने भी प्रश्न किए हैं और आगे जो प्रश्न करेंगे उसमें टाइम लगने की संभावना बहुत कम होती है। इस तरीके का प्रश्न होता है उसमें टाइम लगने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपन को हर एक ऑप्शन के अंतर्गत ये जो समीकरण है वो बैठा के देखनी पड़ती है। तो अपन देखो पहले ऑप्शन में बैठा के देखते हैं। यहाँ पर आपको 15 दे रखा है, 15 के बाद देखो सी, तो सी को क्या है, सी किस का आपको भाग करना है, तो सी किस का भाग कर लिया। उसके बाद में 5, उसके बाद में आपको एफ दे रखा है, तो देखो एफ किसका आपको ये लेस देन करना है, तो ये लेस देन कर दिया। उसके बाद में आपको 8 करना है, तो ये 8 हो गया। उसके बाद में सी, तो सी किसका आपको ये भाग करना है, फिर से भाग हो गया। उसके बाद में 4 करना है, 4 कर दिया। फिर आपको बी, तो बी किसका आपको प्लस करना है, और उसके बाद में 6, उसके बाद में सी किसका फिर से भाग, और ये आपको 3। ये आपकी समीकरण बैठ रही है। अब देखो ये सही है या नहीं, ये करने पर पता चलेगा। सबसे पहले अपन बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, उसके बाद में जोड़, फिर बाकी इस तरीके से करते हैं। तो 15 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद में ये आपका लेस देन। फिर देखो 8 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये प्लस। अब देखो 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3, और ये कम है किससे, 2 और 2 4, तो 3 कम है क्या 4 से, बिल्कुल है। 4 जिसका जो मुंह है वो इधर की तरफ है, यानी कि ये वाली जो संख्या होगी ये बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, तो समीकरण वो संतुष्ट कर रही है, इसलिए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तब अपन दूसरे ऑप्शन को लेते, तीसरे को लेते, चौथे को लेते, सबको करके देखना पड़ता। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यानी इस तरीके का प्रश्न करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये आपको दे रखा था सही होगा। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बोर्डमास का नियम जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं, पहले 4 और 6 को जोड़ देते हैं, जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये 8 भाग 10 हो जाएगा, और फिर भाग लगा के 3 करोगे, तो ये गलत है तरीका, ये आपको नहीं करना है। इस तरीके से नहीं होता है। बोर्डमास के नियम के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले भाग को हल करते हैं, जैसा कि अपने यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। उसके बाद में अगर गुणा होता है तो गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ और बाकी में से किसी को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, केट को 48 लिखा जाता है, केट को 48 लिखा जाता है, तो माउस को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि केट को 48 कैसे लिखा गया, है ना। देखो इंग्लिश में अल्फाबेट में मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, अल्फाबेट को याद करने के लिए, और उसके अपोजिट है वो याद करने के लिए। तो वो आप इंग्लिश जो आपका रीजनिंग का वीडियो है उसमें आप देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं CAT को 48 लिखा गया, कैसे आएगा। देखो C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, और ये 20 नंबर पे आता है। ठीक है, इनको जोड़ दो, तो 20 और 1 21 से 3 कितने हो गए आपके, 24 हो गए। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब देखो आपको क्या है, माउस, तो ये MOUSE, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। M कितने पर, 13 पे आता है, O 15 पर, 21 पर, S 18 पर, R 18 पर, S 19 पर आता है ना, तो ये 19 पर, और E 5 पर। अब देखो इन सबको आप जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 73। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना, 73 आएगा। अब 73 को यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, यानी 146। इसका डबल करोगे तो 146 आएगा। अब 146 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 146 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, इसमें कोई ज्यादा वेद नहीं था। अगला प्रश्न देखो, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, यानी रंजन जो महाशय हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। अब ये उत्तर की ओर कितना गया, 15 किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर गया बिल्कुल। उसके बाद 10 किलोमीटर चला, कहां पर, दाहिनी ओर मुड़कर, तो यहां से चलेंगे, दाहिना हाथ इधर होगा, तो इधर वो मुड़ेगा तो कितना, 10। अब देखो आप जब इस तरीके से चलाते हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो कि ये अगर आपने इतनी लंबी लाइन 15 लिखी है, तो अगर आप अब 10 लिखने जा रहे हो तो इससे थोड़ी छोटी लिखना, हालांकि नाप की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी छोटी लिखना। अब जैसे ये इतनी बड़ी 15 की लिखी है ना, तो यहां तक ये 10 की हो जाएगी। ठीक है, चला, उसके बाद यहां पर आ गया, अब इसका मुंह इधर है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, अब इसका मुंह इधर है, यहां पर खड़ा है, इधर है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इस हाथ की तरफ, तो इस हाथ की तरफ मुड़ेगा तो और 20 किलोमीटर। अब देखो ये 15 थी ना, तो इसको थोड़ा इसे लंबा चलाना है, ये 20 किलोमीटर चल गया। ठीक है, उसके बाद देखो तत्पश्चात बाईं, यहां पर आ गया, अब बायां हाथ इसका इधर होगा, बाईं ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। अब ये 10 है यहां से यहां तक, तो 10 यहां से यहां तक ही करना है आपको। ऐसा नहीं है कि ये 10 तो इतनी कर दी और ये 10 आप यहां तक ले आओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर आ गया, अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक तो कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इतनी दूरी तो, और यहां से लेकर यहां तक की 20 है, यानी ये 20 हो गई, तो 15 और 20 कितने हो गए आपके, 5 और 3 35 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर ऑप्शन फर्स्ट में इसका आंसर आ गया। ठीक है, और अगर ये पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी दिशा में है, तब आपकी कौन सी दिशा में हो जाएगी, उत्तर दिशा में,
यानी उत्तर दिशा में कितनी किलोमीटर, 35 किलोमीटर दूर वो खड़ा है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले दो शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द नीचे दिए गए, देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आपकी जो हेड कांस्टेबल की एग्जाम होती है उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करते हैं तब आपको इसके बारे में पता होगा। देखो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, एक तरफ आपको पर्वत दे रखा है, पर्वत का जो संबंध पहाड़ से है, पेड़ का वही संबंध किससे होगा, ये पूछा है। ठीक है, देखो छोटे जो पर्वत होते हैं उनको पहाड़ियां कहते हैं। छोटे जो पर्वत होते हैं यानी पर्वत, जैसे आपका उड़िया का पठार है, राजस्थान में उड़िया के पठार के ऊपर गुरु शिखर जो पर्वत है, वो तो पर्वत हो गया इसलिए बड़ा है। अगर जो पर्वत बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, वो क्या हो जाएगा, आपको पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी छोटे पर्वतों को अपन क्या कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं। तो छोटे वृक्षों को क्या कहेंगे, झाड़ियां कहेंगे। ठीक है, छोटे वृक्षों को झाड़ियां कहेंगे। जिस प्रकार छोटे पर्वतों को पहाड़ियां कहते हैं उसी प्रकार छोटे वृक्षों को हम झाड़ियां कहते हैं। ठीक है, ये होगा। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पर्वत है कहां पर होता है, पहाड़ पर होता है, तो पेड़ कहां पर हो जाएगा, जंगल में हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। जंगल में पेड़ ही नहीं हो, जंगल में और भी बहुत कुछ होता है। अगर इस तरीके से आप जंगल करोगे तो गलत हो जाएगा, अगर पत्ती करोगे तो भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, झाड़ियां होगा। ठीक है, छोटे पर्वतों को अपन पहाड़ियां कहते हैं, उसी तरीके से छोटे जो वृक्ष होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, झाड़ियों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका झाड़ियां इसका आंसर सही होगा। और वैसे देख लेना, अगर आप जैसे अक्टूबर के लास्ट सप्ताह के अंतर्गत कर्मचारी चयन बोर्ड इसके आंसर की जारी करेगा, तब अपन एक बार फिर से इनको डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से आंसर है वो माने गए हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो झाड़ियां ही होगा। ठीक है, जैसे ये आंसर की प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर वहां पर आपको लगातार डेली क्विज प्रोवाइड करवाई जाती है। और 27 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में, 28 सितंबर की पहली और दूसरी शिफ्ट में जो रीजनिंग के प्रश्न आपको पूछे गए थे उनकी आंसर की भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी अपना जो आंसर की है उसका व्याख्यात्मक हल देख सकें, क्योंकि यही जो प्रश्न है वो आपको आने वाली जो एग्जाम है उसमें भी आपको करने हैं। तो किस तरीके से आपको ये सोल्व करने हैं ये आपको थोड़ा उसका आइडिया लग जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।